हेलो एवरीवन। आज 30 जून की जो हमारी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वह हैं त्रिभाषा रीति रद्द, नंबर 2 पे इंडोनेशिया में ईवी परियोजना और नंबर 3 पे है बोइंग की चुनौती। महाराष्ट्र स्केप्स 3 लैंग्वेज पॉलिसी। महाराष्ट्र ने जो त्रिभाषा नीति है उससे संबंधित जो सरकारी आदेश हैं उनको रद्द कर दिया है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में किस लिए है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा त्रिभाषा नीति से जो संबंधित 2 सरकारी आदेशों को महाराष्ट्र में रद्द कर दिया गया है। इस नीति के तहत कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं जो मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा वो अनिवार्य रूप में लागू करने का प्रस्ताव वो रखा गया था, जिसका शिवसेना ने और जो अन्य संगठन है उन्होंने तीव्र विरोध वो किया है। जो ये त्रिभाषा नीति है इसकी विकास और जो उत्पत्ति है उसके बारे में जानते हैं। 1961 में इसका प्रारंभिक विचार आया था कि त्रिभाषा नीति का विचार वो पहली बार 1956 में जो केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया और 1961 में जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हैं उनकी सिफारिशों के आधार पर इसे औपचारिक रूप दिया गया था। यह नीति भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय संचार है उसको मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत जो राष्ट्रीय शिक्षा है उस नीति में त्रिभाषा नीति को जो स्पष्ट रूप वो दिया गया था कि स्पष्ट रूप से इसे अपनाया गया। इसके तहत स्कूलों में वो 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रावधान किया गया। पहली भाषा जो होगी वह क्षेत्रीय भाषा यानी कि अपनी मातृभाषा, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई को अपनी मातृभाषा में और भी अच्छे से कर सकता है। और जो दूसरी भाषा है वह हिंदी यानी कि जो राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को भी अनिवार्य कर दिया गया। तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा वह राज्यों में हिंदी के बजाय कोई अन्य भाषा वो हो सकती थी। 1986 और जो 1992 है उनकी नीतियों में संशोधन किया गया। 1986 और जो 1992 है उनकी जो राष्ट्रीय शिक्षा जो नीतियाँ थी उनमें त्रिभाषा नीति को मजबूत किया गया, लेकिन इनका जो कार्यान्वयन हुआ उसमें लचीलापन वो बरता गया। कुछ राज्य विशेष रूप से दक्षिणी भारत में हिंदी को अनिवार्य करने का विरोध उन्होंने किया और 2 भाषा नीति यानी कि क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को उन्होंने अपनाया। 2020 में इसके लिए नई शिक्षा नीति भी वो बनाई गई। 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसमें त्रिभाषा नीति को फिर से शामिल किया गया, लेकिन इसे अधिक लचीला बनाया गया, जिसमें कहा गया कि स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं, जिसमें कम से कम 2 भाषाएं जो हों वो भारतीय भाषाएं हों और राज्यों को भाषा चयन में जो स्वायत्तता दी गई कि वह भाषाओं को स्वयं चुन सकते हैं, ताकि स्थानीय संदर्भ हैं उनको ध्यान में रखा जा सके। प्राथमिक स्तर पर वो मातृभाषा या फिर जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें शिक्षा पर जोर दिया गया। जो त्रिभाषा नीति थी उसका उद्देश्य वो भारतीय एकता, हिंदी और जो अंग्रेजी माध्यम से देश में संचार को सुगम बनाना था। जो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना, वैश्विक संपर्क यानी अंग्रेजी के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाना इसका लक्ष्य था। लेकिन इसके लिए कुछ चुनौतियां और जो विवाद हैं वह भी हुए। हिंदी थोपने का विरोध वो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उन्होंने किया, खासकर तमिलनाडु और अन्य जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन्होंने हिंदी को अनिवार्य करने का उन्होंने विरोध जताया। इसे हिंदी थोपने के रूप में वो देखा गया कि उन पर फोर्स किया जा रहा है कि उन्हें यह लैंग्वेज वो अपनानी ही पड़ेगी। क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा कुछ राज्यों में जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको कम करने का महत्व देने की शिकायत वे रही। इनका कार्यान्वयन उसमें असमानता और कई राज्यों में नीति को पूरी तरह से लागू
वो नहीं किया गया, जिसके कारण यह जो है कागजी साबित हुई। हालांकि विवाद जो है वो महाराष्ट्र में 2025 में त्रिभाषा नीति को लागू करने के जो प्रयास हैं उनका स्थानीय संगठन ने जो है वो विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने इसे जो है वो रद्द कर दिया और एक समिति जो है वो गठित की। इंडोनेशिया बिंग्स 5.9 बैन्स ईवी बैटरी प्रोजेक्ट्स डिस्पाइट एनवायरमेंट फियर्स। जो इंडोनेशिया है वहाँ पर 5.9 बिलियन डॉलर की जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी परियोजना है वह शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन जो है वो 29 जून 2025 को हुआ है। यह परियोजना चीनी कंपनी और जो इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी है उनके सहयोग से शुरू की गई है। परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह इंडोनेशिया की जो विशाल निकल भंडार है उनका उपयोग करके ईवी बैटरी उत्पादन में जो वैश्विक नेता है वह बनना है। जो यह परियोजना है यह 2 हिस्सों में है। 4.7 बिलियन डॉलर का निवेश और हलमहेरा द्वीप जो है उसमें 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश जो है वो पश्चिमी जावा में। जो पर्यावरण चिंताएं हैं इसको लेकर जो NGOs है उसकी चिंताएं यानी कि जो ग्रीन पीस इंडोनेशिया और जो क्लाइमेट राइट्स इंटरनेशनल है जैसे संगठनों ने इनकी परियोजना का जो पर्यावरणीय प्रभाव है उस पर अपनी चिंता को व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जो हलमहेरा और जो पहले एक प्राचीन द्वीप था में निकल खनन और जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनसे प्रदूषण और जो वनों की कटाई है वह बढ़ रही है। और इस न्यूज़ को लेकर कुछ विशेष मुद्दे भी जो हैं वो उठे हैं। निकल खनन और जो उसका प्रसंस्करण है, ऊर्जा गहन और जो कार्बन उत्सर्जन प्रक्रिया है, जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है उन पर निर्भर करती है। यह इंडोनेशिया की जो जलवायु है उसके लक्ष्यों और जो जस्ट एनर्जी है ट्रांजिशन पार्टनरशिप उसके साथ जो है वो विरोधाभास में है। जो बेडावे औद्योगिक पार्क है उसके आसपास जो पर्यावरणीय क्षति की खबरें भी जो हैं वो सुनने को मिली हैं, जैसे जल प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान, स्थानीय जो होंगाना मानवा है जनजाति के जीवन और जो आजीवन पर जो है खनन गतिविधियों का भी जो है वो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन, ईवी बैटरी जो है वो अपशिष्ट के प्रबंधन में इंडोनेशिया की एक अपर्याप्त जो नियमावली है और जो निगरानी की कमी से खतरनाक रसायनों का जोखिम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर सरकारी दृष्टिकोण से देखें तो जो इंडोनेशिया है उसका लक्ष्य जो है 2030 तक 140 गीगावाट की जो ईवी बैटरी उत्पादन की क्षमता है उसको हासिल करना है, जिसका 1/3 निर्यात जो है वो बाकी घरेलू ईवी उद्योगों के लिए होगा। सरकार का यह दावा है कि यह परियोजना जो है वो 5 से 6 वर्षों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता लाएगी। हालांकि पर्यावरणीय और जो सामाजिक प्रभाव है उसको संबोधित करने के लिए स्पष्ट नीतियां और जो मजबूत परिवर्तन है उसमें कमी पर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। बोइंग फेसेस हेडविंड्स फ्रॉम क्रैशेस एंड कंपटीशन। जो बोइंग है उसको हाल ही के वर्षों में दुर्घटना और जो प्रतिस्पर्धा है उसके रूप में गंभीर चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जिसने उसकी प्रतिष्ठा और जो बाजार है उसकी स्थिति को भी प्रभावित किया है। दुर्घटनाओं से जो है वो अनेक चुनौतियां जो हैं वो उभर कर आती हैं। हाई प्रोफाइल हादसे होते हैं। बोइंग के विमान जो है वो खासकर 737 मैक्स और जो 787 ड्रीम लाइनर है उसका हादसे का लंबा इतिहास जो है वो रहा है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो 2018 और जो 2019 है उसमें 737 मैक्स हादसे हुए हैं। इंडोनेशिया और जो इथियोपिया है उसमें हुए 2 घातक हादसों में 346 लोगों की मौत हुई, जिसके कारण 737 मैक्स को वैश्विक स्तर पर जो है वो ग्राउंड कर दिया गया था। इन हादसों का कारण उड़ान जो नियंत्रण प्रणाली है उसमें खराबी बताई गई थी। 2025 में अहमदाबाद हादसा, एयर इंडिया का जो बोइंग 787 जो ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में
टेक ऑफ के तुरंत बाद ही यह दुर्घटना जो है वो देखने को मिली, जिसमें 242 में से 241 यात्री जो हैं उनकी मौत हो गई। यह जो ड्रीम लाइनर घातक जो है वो साबित हुई है, जिसमें बोइंग की सुरक्षा पर फिर से सवाल जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। 2024 दक्षिणी कोरिया हादसा जो बोइंग है उसमें 737 से 800 का हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 180 लोग जो हैं वो मारे गए। इसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं जो हैं वह बढ़ रही हैं। 2013 में 787 ड्रीम लाइनर की जो लिथियम आयन बैटरी थी उसमें आग लगने की घटनाओं के कारण जो पूरी फ्लीट था उसको ग्राउंड करना पड़ा था। और 2024 में बोइंग जो इंजीनियर हैं सेम सालेहपुर ने 787 के जो धड़ के कुछ हिस्सों को जो है ठीक से न जोड़े जाने की चेतावनी दी, जिससे जो संरचनात्मक जोखिम है वह पैदा हुआ। और जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो बोइंग के जो विमान हैं उसमें 6000 से अधिक दुर्घटनाएं जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें से 415 जो हैं वो घातक थी और 9000 से अधिक लोगों की जान जो है वो गई है। जो नियामक जांच और जो कानूनी कार्रवाइयां हैं उसमें देखते हैं, अमेरिका जो संघीय उड्डयन प्रशासन है उसने बोइंग का जो उत्पादन है और जो असेंबली प्रक्रियाएं हैं उनकी जांच को शुरू कर दिया है। खासकर जो व्हील्स में लबाओर्स है उसके द्वारा सुरक्षा मानकों के जो उल्लंघन है और जो कर्मचारियों की आवाज़ है उसको दबाने के आरोप जो हैं वह भी सामने आए हैं। जून 2024 में बोइंग को जो है वो FAA को धोखा देने का दोषी जो है वो ठहराया गया, जिसने कंपनी की साख और जो नुकसान है वो पहुंचाया। 2018 और जो 2019 है उनके हादसों के लिए बोइंग ने जो है अमेरिकी न्याय विभाग के साथ 1.1 अरब डॉलर का समझौता किया है। आर्थिक नुकसान जो है इन हादसों के कारण बोइंग को 30 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। और कई जो एयरलाइंस हैं उनने बोइंग के जो विमान हैं उनके ऑर्डरों को भी रद्द कर दिया या फिर जो एयरबेस हैं उनका रुख जो है वो किया है। प्रतिस्पर्धा में जो चुनौतियां हैं यानी कि एयरबेस का जो बढ़ता दबदबा है उससे जो है जो चुनौतियां हैं वह बढ़ रही हैं। यात्री विमान बाजार में एयरबेस की जो हिस्सेदारी है वह 60% है, जबकि बोइंग की 40%। बोइंग के हादसों ने एयरबेस को और मजबूत जो है वो किया है, खासकर भारत जैसे बाज़ारों में जहां एयरलाइंस अब जो है एयरबस के जो विमान हैं उन विमानों को प्राथमिकता दे रही है। भारतीय एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया बोइंग के हादसों के बाद एयरबेस के साथ बड़े ऑर्डर जो हैं उन पर विचार कर रही है। गुणवत्ता नियंत्रण पर जो है वो सवाल, बोइंग पर लागत कटौती के लिए जो गुणवत्ता है उससे समझौता करने के लिए आरोप भी लगे हैं, जैसे घटिया बैटरी, खराब वोल्ट्स का उपयोग। इससे एयरलाइंस और जो नियामक हैं उनका भरोसा कम हुआ है। जो चीनी और रूसी विकल्प हैं, जैसे चीन ने 2019 में 737 मैक्स को ग्राउंड करने के बाद 2023 तक जो इसकी सेवा है वह बहाल नहीं की और अब अपनी जो स्वदेशी कंपनी है कोमैक को बढ़ावा दे रहा है। कुछ एक्स पोस्ट में जो है रूसी तकनीक की ओर जाने की बात जो है वो कही गई है, जो बोइंग के लिए एक जो है नई चुनौती हो सकती है। आर्थिक और जो इसका परिचालन का दबाव है, 2024 में जो बोइंग ने हड़ताल और आर्थिक घाटे के कारण 17,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई, जिससे उत्पादन और जो गुणवत्ता है उस पर कोई असर जो है वो पड़ सकता है। कंपनी की जो CEO कैली ओर्टबर्ग ने स्वीकार किया है कि बोइंग एक कठिन स्थिति में है और जो प्रतिस्पर्धी बन रहने वाले जो संरचनात्मक बदलाव जो हैं वो ज़रूरी हैं। हाल ही की खबरों के मुताबिक जो अहमदाबाद हादसे की जांच के बाद ब्लैक बॉक्स से डेटा जो है वो रिकवर किया गया है,
जिसका विश्लेषण अमेरिका के जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन है सेफ्टी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। यह जांच हादसे के कारणों को स्पष्ट कर सकती है। सामाजिक और जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है, एक्स पर पोस्ट में जो बोइंग की गुणवत्ता और जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें कुछ जो उपयोगकर्ता हैं उन्होंने इसे उड़ता ताबूक कर जो है वो करार दिया है। बोइंग का भी बयान है कि जो सीईओ कैली ओर्टबर्ग है उसने अहमदाबाद हादसे पर बयान जारी कर जो हर संभव सहायता है उसका भरोसा दिया है, लेकिन कंपनी की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल बने हुए हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की करंट की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी द हिंदू में, उनको आप सभी के साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।